हाँ भाई, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। असल में पीछे से ना वो बहुत आ रही थी, दरवाजा बंद कर रहा था, नॉइज आ रही थी। एनीवे, सुबह बखैर तुम लोगों को। मेरे पास सुबह के 10 बज रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। मारिया, जैसे ही मैं ऑनलाइन हुआ तो सुबह को मैं 10 मिनट जैसे ही आया, घर आने के बाद मैंने ऑनलाइन किया। मारिया ऑनलाइन थी, तो दिस शोज अ सीरियसनेस इन वर्क। और इसी तरह से हमजा भी ऑनलाइन थे, बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये है कि आज का जो हमारा बेसिकली एजेंडा है ना, जब हम बहुत तेजी से अब काम करना शुरू करें, तो प्रोजेक्ट्स तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसमें एक प्रोजेक्ट का इजाफा हो गया। एक प्रोजेक्ट का इजाफा ये हुआ है कि यहाँ पे एक लोकल कंपनी है जो कि टाइल्स वगैरह और बाथरूम एसेसरीज सेल करती है। और उसकी ना कोई वेबसाइट है और ना ही वो कोई इसका, उसने नया बिजनेस लिया है और वो स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरी उससे बात हुई, तो हमने उसकी वेबसाइट भी बनानी है, उसकी फेसबुक मार्केटिंग भी करनी है, और उसके बाद उसका वो भी करना है, इसका एसईओ भी करना है, ताकि उसकी कंपनी चले। अच्छा, अब वो स्ट्रगल कर रहा है, तो पैसे भी नहीं है उसके पास इतने ज्यादा देने के लिए। तो हमने ये सोचा है कि हम इस तरह से करके ना कंपनियों की, इस तरह की जितनी भी कंपनियां हमें मिलती हैं, हम अपने इर्द गिर्द लोगों को तलाश करते हैं। तो पूरे यूके के अंदर हम अपने एजेंट्स बना लेंगे, जो बेसिकली ऐसी कंपनियां तलाश करेंगे जिनके पास फंडिंग कम हो, या जो अभी वेबसाइट्स की डेवलपमेंट वगैरह के पैसे फौरी तौर पे ना दे सकते हो। तो हम उनको अपने पास से वेबसाइट बना के दे के सारा कुछ करके उनका बिजनेस खड़ा करेंगे और उनके बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। हम उनके डिजिटल मीडिया पार्टनर बन जाएंगे। तो जो भी उनकी सेल हमारे थ्रू जनरेट होगी, तो उसमें हमें कमीशन मिलेगा। तो इससे ये होगा कि लोग फौरी तौर पे आपसे, आपके साथ आना शुरू हो जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे। तुम ये समझो, अगर हमने इस तरह की 100 वेबसाइट्स ले ली और हर वेबसाइट हमें सिर्फ महीने के 200-300 पाउंड ही देती है, तो 100 का मतलब हुआ आपके पास 30,000 पाउंड बनते हैं, तो विच इज नॉट बैड। तो हम अब जो है ना लोगों को ईज आउट करें, तो वो भी एक वेबसाइट आ गई। तो हम अपनी टीम भी बढ़ाते चले जाएंगे, और उसी हिसाब से बस तुम लोगों को मैं गाइड करते चला जाऊंगा कि कैसे करना है, और तुम लोग वो टीम जो है ना, वो तुम लोग वो लोगों को लेते चलेगी। अच्छा, वही प्रोडक्ट्स जो उन लोगों की होंगी, वो आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, आप उनकी पार्टनरशिप में होंगी, सेल उनकी, आप डिजिटल मीडिया पार्टनर होंगे। और सेकंड चीज ये होगी कि वो आप ईबे, अमेजोन और बाकी जगहों पे भी लगा सकेंगे, क्योंकि अब आपको वो चीजें यहीं पे अवेलेबल होंगी जो कि बहुत ही नॉमिनल, यानी जो कि आपके पास अच्छी प्राइस पे अवेलेबल होंगे। सब परसेंटेज ऑफ मार्जिन इतना होगा कि आप उसको प्रोडक्ट्स को लगा सकेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड विन विन सिचुएशन दैट वी कैन डू। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ यहाँ पे, और ये जो क्लासेस हैं ये मैं अब प्राइवेट उसमें अपलोड करूँगा, क्योंकि ये डेफिनेटली हमारे बिजनेस सीक्रेट्स हैं, हमारे बिजनेस की चीज़ें। तो हम इसको पब्लिकली उसमें शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग आवर। और सबसे पहले मैं तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों ने गेम या फोटोशॉप वगैरह किस किसने क्या क्या डाउनलोड किया और कितना उस अपने आप को प्रिपेयर किया उसके लिए। हमजा, हमजा तुम बताओ, तुमने क्या किया अभी तक? तुमने गेम सर्वर वगैरह इंस्टॉल कर लिया? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी सर, जिम तो मैंने इंस्टॉल कर लिया और उसका मैंने इंटरफेस देखा तो ज़्यादा फोटोशॉप की तरह है और ट्यूटोरियल्स में देख रहा हूँ। हाँ, वो पूरे कॉन्सेप्ट्स वही है सारे, और जो कॉन्सेप्ट सेम है तो फिर उसका मतलब ये होता है कि आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन जी दोनों में सर। फर्क है, एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि ये आप जहनी तौर पे सुकून से हैं कि आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, यानी आपकी जो आमदनी आ रही है वो हलाल है, हराम नहीं है। क्योंकि हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बाज़ वक़्त नहीं समझते, और उसको, क्योंकि मार्केट चल रही होती है इसी तरह से, और यही वजह है कि जो हमारे यहाँ लोग पीछे रह जाते हैं, वो अखलाकियात जो है ना होती हैं। तो एक अखलाकी कदर है कि अगर आप एडोब फोटोशॉप यूज़ करना चाहते हैं, करें, आप उसका लाइसेंस ले लें, फिर 100% आप करें। लेकिन चोरी की चीज़ से कोई पैसे जो कमाएंगे आप, तो वो तो सही नहीं है ना। तो मैं ज़रा थोड़ा सा, हालांकि कोई पूछने वाला नहीं है, दुनिया कर रही है, लेकिन आपका अपना भी तो एक ज़मीर होता है। अब गेम फोटोशॉप में ये कि 100% फ्री है। आप जब पिक्चर कोई अपलोड करेंगे वेबसाइट पे, तो क्या कोई आपसे आके पूछेगा कि ये आपने एडोब फोटोशॉप में किया है या गिम्प में किया है? कोई नहीं पूछेगा ना।
उनको एंड रिजल्ट से मतलब है, तो एंड रिजल्ट का रास्ता दोनों तरह से साफ होना चाहिए, तो वो बिल्कुल सही है। मारिया, तुमने डाउनलोड की वो अपना गेम वगैरह? जी सर, मैंने डाउनलोड किए हैं और जो वेब सर्वर है वो भी मैं इंस्टॉल किया है, लेकिन उसमें 2-3 जगह पे नोटिफिकेशन आ रही है कि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम में मिसिंग है। तो इंशाल्लाह वो मैं इसको करूँ तो वो भी तुम सही हो जाएगा। हाँ अच्छा, अब उसमें ना वेब सर्वर वगैरह में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो हो सकता है कि तुम्हारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? सर ये विंडो 8 है। अच्छा, उसको अब विंडो 8 जो उसको अपग्रेड कर लो विंडोज 10 में। अच्छा, वो फ्री है, विंडोज 10 फ्री है, ठीक है सर। ठीक है। ये अच्छा, असल में हम्म, ओरिजिनल की अपनी विंडो थे। मेरे पास दूसरे भी लैपटॉप है, लेकिन वो बार बार करप्ट हो जाती है ओरिजिनल विंडो। तो अब ये वाला लैपटॉप सही है जिसपे सही चल रहा है काम मेरा, तो हम्म। इसलिए मैं दूसरी नहीं, इस विंडो। पे विंडोज ओरिजिनल है या वो भी डाउनलोड की हुई है? ओरिजिनल है सर, ये जब मैंने लिया था ये ऑलरेडी इंस्टॉल था। वेरी गुड। अब ये अगर विंडोज कोई सा भी विंडोज है ना, विंडोज 7 भी कोई भी अगर जी आपने वो ली हुई है ना, तो वो सही है। अच्छा, उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो विंडोज पुरानी है ना, तो हम लोग लेते हैं लैपटॉप खरीदते हैं ना, किसी से भी खरीदते हैं, तो विंडोज उसमें प्री इंस्टॉल्ड आती है, अगर आप उसके पीछे देखेंगे कि स्टिकर लगा हुआ होता है, ठीक है। जी तो उसूलन जो है वो आपके पायरेटेड नहीं है। आप जिस किसी ने भी लिया, तो हम तो अक्सर सेकंड हैंड खरीद रहे होते हैं पाकिस्तान में, तो वो उसमें तो जिस किसी ने भी लिया, तो वो तो समझो एक तरह से कि वो सही है। आप उसके ऊपर कोई से भी दूसरी विंडोज इंस्टॉल कर लें या वो कर लें, करने के बाद अगर आप विंडोज 10 अपग्रेड करेंगी तो वो 100% फ्री है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, अगर आप विंडोज 10 डाउनलोड करते हैं और आपकी विंडोज फ्री नहीं है, आपके पास विंडोज ओरिजिनल नहीं है, तो वो अलाउ करता है आपको यूज करना, लेकिन एक नोटिफिकेशन आता है साइड में कि दिस विंडोज इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो उसके मेथड्स हैं बहुत सिंपल से, वो नोटिफिकेशन गायब हो जाती है। मगर यहाँ पे ये है कि क्योंकि हर लैपटॉप जो हम खरीद रहे होते हैं, चाहे फर्स्ट हैंड हो या सेकंड हैंड हो, वो ओरिजिनली विंडोज के साथ आया हुआ होता है और उस पर उसका स्टिकर लगा होता है। तो अगर आप कोई सी भी कॉपी डाउनलोड या अपलोड करते हैं, तो अखलाकी तौर पे आप कोई गलत नहीं कर रहे, क्योंकि बेसिकली ओरिजिनली वो प्रोडक्ट जो है वो आई है विंडोज के साथ, तो उसमें आपको कोई ऐसा कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा, बल्कि विंडोज ठीक 10 है सर। की सीडीज भी मिलती हैं, वो डाउनलोड करके आप डायरेक्ट लगा लें, कोई मसला नहीं, इशू नहीं है, ठीक। ठीक अच्छा, है वो इसमें जो एंटीवायरस मुझे नोटिफिकेशन आ रही है वो है MCVCR 120 डॉट किस चीज़ की नोटिफिकेशन आ रही है? ये MCVCR 120.DLL। हाँ, ठीक है। वो बहुत सारी DLL फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो उसमें नहीं होती, और तो वो आप करिएगा ये कि वो आप डाउनलोड करके अपने पास लगा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक विजुअल जी स्टूडियो भी कर लीजिएगा एहतियातन। विजुअल स्टूडियो, देखो इस वक्त जो चीज़ दुनिया में चल रही है ना, उसमें ये चल रहा है कि एक तो आपके पास विजुअल स्टूडियो है, अब विजुअल स्टूडियो को वो एक्सपेंड कर रहे हैं, और एक्सपेंड करके वो कोशिश कर रहे हैं कि विजुअल स्टूडियो जो है वो तमाम लैंग्वेजेस पे और वो हो जाए, मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट बन जाए। ये ना सिर्फ ये कि आप सिर्फ C# VB.NET या आप .NET टेक्नोलॉजीज पे काम करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं, बल्कि वो अब अलाउ करते हैं आपको कि वो आप उसी से एंड्रॉयड की ऐप भी बना लें, उसी के ऊपर आप जो है वो एप्पल की ऐप भी बना लें। तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ जो जावा की बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं उसमें, तो JVM, ये बहुत सारे जो है ना वर्चुअल असिस्ट जो है वो मशीन क्रिएट हो जाती है। तो उससे ये होता है कि बहुत सारी मिसिंग फाइल्स वो उसमें आ जाती हैं। आपसे सिर्फ डाउनलोड करके रख लेना है, उसको यूज़ नहीं करना। अच्छा, वेब सर्वर हल्का है, यानी ये क्योंकि ज़्यादातर ये प्रोडक्ट्स ग्राफिक यूज़र इंटरफेस नहीं है ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनमें ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करती हैं। अच्छा, हमको जो लोग इमेच्योर होते हैं उनको नहीं पता होता, मगर जो लोग प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं उनको पता होता है कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वो अपना एक इंस्टांस क्रिएट करता है,
मेमोरी में एक जगह बनाई जाती है, वो मेमोरी में जब जगह बनती है तो फिर वो जगह ऑपरेटिव होना शुरू होती है। हम बाज़ औक़ात उस प्रोग्राम को बंद कर देते हैं, लेकिन बंद करने के बावजूद क्या होता है कि वो प्रोग्राम चल रहा होता है। अब आजकल जो हमारे पास ये क्रोम बुक है और जो हमारे पास ये क्रोम है और जो हमारे पास IE है, इन सब में सबसे अच्छा फायरफॉक्स है। फायरफॉक्स आपकी ट्रैक नहीं करता चीज़ों को और वो बहुत कम चीज़ें इंस्टॉल करता है। मगर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का जो IE है, जो वो है, वो तो पूरा का पूरा चाहता है सारा डाटा आपका मिल जाए उसको। इसी तरह जो गूगल है वो चाहता है कि आपके कंप्यूटर में सारा डाटा किसी तरह से जो लीगल है वो उठा ले और परमिशंस लेकर के वो कर ले। और यूट्यूब तो अब आपको अलाउ ही नहीं करता, अगर आप जो है ना लॉगिन करके उसको नहीं करते, बहुत ही लिमिटेड कर देता है एक्सेस को। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ना, तो वो तो अब इसकी वजह से ये हो गया है कि नेक्स्ट फेज जो डेवलप हो गया है, वो हो गया है वेब बेस्ड प्रोसेसिंग का। वेब बेस्ड प्रोसेसिंग से मुराद क्या होती है कि आपके पास क्रोम बुक होती है एक, तुम लोग क्रोम बुक जो है वो बहुत ही पतली सी होगी, स्लिम सी होगी, ना उसमें कोई हार्ड डिस्क लगाने की जगह होती है, सिर्फ USB आप लगा सकते हैं और इस किस्म की चीज़ें होती हैं। वो जो है वो अक्सर और बेशतर मैंने फ्लाइट्स पे देखा है कि लोग क्रोम बुक यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर। अच्छा, मैं उसको इस तरह से समझो कि क्रोम बुक में मेमोरी नहीं होती, या उसकी जो मेमोरी होती है वो हार्ड डिस्क नहीं होती, वो SSD होती है। SSD क्या चीज़ होती है, पता है तुम लोगों को इसके बारे में? मैं बता देता नो हूँ। सर। हाँ, SSD एक कार्ड होता है सिंपल सा, जो कि मेमोरी कार्ड होता है। वो अब तो आता है 32 GB तक। तो जो क्रोम बुक्स है ना, वो लैपटॉप की शक्ल की होती हैं, मगर ये समझो कि वो उसके अंदर एंड्रॉइड का वो पड़ा होता है पूरा सॉफ्टवेयर, यानी जो आपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर पड़ा होता है। अच्छा, अब वो होता ये है कि उसमें हार्ड डिस्क वगैरह होती नहीं है और आप जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, वो प्रोसेसिंग सारी वेब बेस्ड हो रही होती है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी 360 बना दिया, सारा कुछ बना दिया। इनके पीछे इनका जो मकसद है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या है। इनका मकसद ये है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी प्रोसेसिंग सर्वर पर हो रही होगी, तो क्या होगा? इंटरनेट की बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ होगी। ऐसा ही है, ठीक है? तो किसको पैसे जाएँगे? जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। किसको पैसे जाएँगे? उनको जाएँगे जो कि आपको वेब सर्वर सर्विसेज़ दे रहे हैं। प्लस वो आपका सारा डाटा अपने पास रख रहे हैं। यानी आपने अपना डॉक्यूमेंट जो भी बना रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट सारे के सारे आपने कहाँ रखे हुए हैं? आपने अपने सर्वर पे रखे हुए हैं। और ये जो ईमेल फ्री दे रहे होते हैं ना, कि फ्री ईमेल जीमेल की बना लें और इतनी जो है ना आपको हार्ड डिस्क स्पेस दे रहे हैं, तो क्या ये फ्री होती हैं? बिल्कुल फ्री नहीं होती। इनके पैसे, इनके ऊपर खर्चा होता है, क्योंकि लाइव रखते हैं, आपने इतनी की स्पेस दी होती है। मगर वो आपको फ्री दे रहे होते हैं। वो बेसिकली आपका सारा डाटा उठा रहे होते हैं। उस डाटा को मार्केटिंग और सर्वेलेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ के जो जो छोटे ममालिक हैं, खासकर जैसे पाकिस्तान वगैरह हो गया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इनकी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके जो लोग होते हैं, उनको भी कुछ पता नहीं होता, वो सारा कुछ उस पे रखे होते हैं और उनके सारे राज उनके पास गए हुए होते हैं। तो वो जो है ना अपने उसमें चल रहे हैं। अच्छा, हमको इससे गर्ज़ नहीं है, हम तो छोटे से बिज़नेस करने जा रहे हैं, तो हमें क्या इन सब चीज़ों के बारे में सोचना। मगर अपने बहुत सारे डाटा की प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो आपको अपने पास रखना है। तो इसलिए अगर आपके पास वो है, क्योंकि अभी जैसे वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, कुछ भी करेंगे, वेब सर्वर वगैरह फ्री है, क्योंकि ये उस कम्युनिटी ने बनाए हैं जो कि इन सब चीज़ों के अगेंस्ट है और वो अपना डाटा भी इस पे नहीं रखते। तो लेकिन ये लाइट वेट है, तो तुम्हारे उस पे चल जाएँगी। टेस्टिंग के लिए तुम लोग एक-एक क्रोमबुक अलग से ले लेना। एक क्रोमबुक जो है वो सेकंड हैंड 8 से 10,000 रुपए की मिल जाती है। वो टेस्टिंग के लिए खाली। जब आप अपना कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएँगे, चलाएँगे, चेक करेंगे वेब सर्वर के बाद, तो मैं आप लोगों को अपने उसके, तो मैंने ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह से किया हुआ है कि मेरे पास 2 सर्वर हैं। मैं एक सर्वर के ऊपर वेबसाइट होस्ट करता हूँ। तो फ्री वेबसाइट्स की मैं तुम लोगों को लिंक्स बता रहा हूँ। तो तुम मारिया तुम भी, हमज़ा तुम भी, अलीना तुम भी, वहाँ पे जाके ना अपने लिए एक डोमेन नेम बना लेना। तुम अपना मारिया जो भी तुम्हें अच्छा नाम लगे, तुम बना लेना। तो वो जो तुम अपना
तुम्हारा नाम मारिया मायरा है? सर मायरा है। अच्छा, मैं मारिया मारिया बोलता हूँ। खैर एनीवे, तो वो जो है ना, उसमें ये है कि तुम लोगों को वो उसमें डोमेन नेम कोई सा भी ले लेना। तो अभी इस वक्त names.co.uk एक कंपनी है, मैं भी लिख के दे दूंगा, वो फ्री डोमेन देती है, एक डोमेन नेम फ्री देती है। तो उसके बाद फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि उसको तुमने कहाँ पे डीएनएस करवाना है। तो ये सारी चीजें तुम लोगों को समझनी जरूरी है ना, कि तुम लोगों को पता हो कि किस तरह से, क्योंकि अब हम ये आज के बाद ना मैं कोशिश करूंगा कि अभी ऑल्टरनेट डेज इसलिए रखे हुए थे कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, और ये 10 मुहर्रम तक बिजी हूँ, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। तो फिर हम जो है ना उसको वो कर देंगे, लेकिन हमें उससे पहले काम नहीं रुकना अपने, तो हम ऑल्टरनेट डेज में अभी रख रहे हैं, मगर फिर हम उसे फॉलो करें। तो ये सारी चीजें तुम लोगों को आनी चाहिए कि डोमेन नेम सर्वर जो है ना, डीएनएस नेम्स जो होते हैं ना, वो हम लेंगे, और वो लेने के बाद हम क्या करेंगे कि उसको अपने पास वहां पर हम अपने कर देंगे। तो मैंने एक अपना बनाया हुआ डीएनएस, और मैंने एक जो है वो बनाया हुआ है अपना क्या चीज, जहां पर कि मैं बड़ी होस्टिंग ली हुई है, दोनों जगह मेरे अपने सर्वर से। और अल्टीमेटली गोल ये है कि जैसे ही अभी भी पाकिस्तान तो रेड जोन में है, उसके अंदर अंबर में नहीं आया, और ये भी इनका एक चालाकी, और एक क्योंकि हम लोग आपस में डिस्कस करें, अपना ही ग्रुप है, तो मैं हम लोग अभी वो रिवील भी हो चुका है, यूएनएस सेनेट के अंदर के जो वायरस बनाया गया था इन्होंने खुद ही क्रिएट किया है, और अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को लिमिट कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ ना आए, और वो उसकी वजह से उन्होंने इसको रेड में डाल दिया कि आप जाएंगे वापस आएंगे तो उनको फायदा ही फायदा हो। अगर कोई पाकिस्तान से आता है यूके तो उसको 2 हफ्ते होटल में ठहरना पड़ेगा, और होटल का एक दिन का रूम जो है वो 20,000 रुपये रेंट होगा, और उसमें सिर्फ एक वक्त का खाना मिलेगा, और बिल्कुल कमरे में बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। तो वो मेंटली तौर के ऊपर बंदा फिर जो है ना अवॉइड करे ट्रैवलिंग से, और आप लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर, यानी जो हाईली डेवलप कंट्रीज उस तरफ ना आए। ये एक रोकने के तरीके हैं। अब उनका वो जो पहले से प्लान था कि वो कोविड पासपोर्ट आ जाएगा, तो वो जो कि वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके पासपोर्ट अलग होंगे, तो वो भी शुरू हो गया है सिलसिला। अब हमारे पास एक पर्ची आ गई, हमारे पास एक वो आ गया है, यानी मेरी दोनों वैक्सीनेशन हो चुकी हैं, और वो वैक्सीनेशन यूके से हुई है, तो वो उसका जो है ना एक अलग हमें पेपर मिल गया है, वो ऑनलाइन हमारी आईडी है, हम किसी भी मुल्क में जाएंगे तो वो दिखाएंगे, और हम अगर पाकिस्तान आएंगे तो और वापस आएंगे तो डबल टेस्ट करवाने पड़ेंगे, लेकिन हमको फिर भी छूट मिलेगी। मगर जो पाकिस्तान में वैक्सीन लग रही है उसको वो मान ही नहीं रहे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो चाइना से आई हुई है, तो उन्होंने कह दिया हम इसको नहीं मानते, तो वो उनको हरा। तो बहुत सारी चीजें इस तरह की दुनिया में चल रही है ना, तो हमको चीजों को समझना पड़ता है। मेन पर्पज ये है उनको बताने का कि अगला जो आपने के पास असाइनमेंट है ना, वो ये कि हम अपना डाटा सेंटर जॉर्जिया में बनाना है हमने, और उसकी वजह ये है कि जॉर्जिया यूरोप से लगा हुआ है, और हमारी जो प्रोडक्ट्स है वहाँ से इजीली जा सकती हैं। तुम लोगों को ही जा करके वहाँ पे चलाना होगा, सब कुछ सेटअप करना होगा, क्योंकि एक बेस टीम तैयार हो रही है। तो जैसे ही जॉर्जिया के अंदर ये है कि वो मुल्क जो है वो टोटल उसकी जो आबादी है वो बहुत कम है, 40 लाख की आबादी है टोटल, यानी हमारे यहाँ अगर हम कराची की बात करें तो गुलशन इकबाल की आबादी उससे ज़्यादा है, तो उस मुल्क की आबादी से। और जो उनका कैपिटल सिटी है तिबलिसी, उसकी आबादी से 15 लाख है, यानी हमारे जो इलाकों के मोहल्ले होते हैं ना, उनकी उनकी आबादी के बराबर है वो पूरे उनके। तो वो, और वहाँ पे बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, और वो सिक्योरिटी बहुत सिक्योर है, और यूरोप वो है, यूरोप से लगा हुआ है, और वहाँ पे सुकून बहुत है, और जगह खाली पड़ी हुई है। गवर्नमेंट चाहती है, वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि आप आएँ और काम करें, वो वर्क वीज़ा भी देती हैं, सारा कुछ करती हैं, और बहुत ही आसानी उन्होंने की हुई है। लोग जाते इसलिए नहीं है कि वहाँ पे सैलरीज इतनी नहीं, क्योंकि वो एक्स रशियन स्टेट थी ना, उससे आज़ाद हुई है, तो तनख्वाहें बहुत कम है वहाँ पे। तो हो ये रहा है कि वहाँ के लोग नौकरियाँ करने के लिए, जो वहाँ के यूथ है वो चला जाता है कहाँ पे, यूरोप में, क्योंकि वो जाके वहाँ काम कर सकते हैं। वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकलती हैं, मगर उनकी जो सैलरीज है वो यही होती हैं 100-200 यूरो के करीब। तो 200 यूरो में वहाँ वो बहुत सस्ता मुल्क है। तो हमने यही फैसला किया था कि जॉर्जिया हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि तुम लोगों को अगर पाकिस्तान से वहाँ भेजते हैं
एक अच्छे माहौल में यूरोपीय यूनियन के पासपोर्ट भी मिल सकते हैं, और वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत कम है, बहुत ही सस्ता है रहने के लिए। वहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये पाकिस्तानी में फ्लैट मिल जाता है रहने के लिए, बड़ा सही साफ सुथरा अच्छा है उसमें। मैंने सब चीज़ें की हैं देखी। तो हमने अभी जो है वो डाटा सेंटर वहाँ बनाना है, लेकिन अभी मेरे पास 2 डाटा सेंटर्स हैं, 2 मेरे पास सर्वर हैं अपने, दोनों यूएस में हैं और एक यूके में सर्वर है जो हमने अपने लिए है। तो हम अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। तो हमारी अपनी कंपनी वेबसाइट होस्टिंग कर सकती है किसी भी किस्म की। तो आप लोग अपने तौर पे भी देखेंगे जो डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं, और हम जो है ना, तो तुम लोग अपना अपना एक एक डोमेन नेम यहाँ से ले लो, मैं तुमको दिखा देता हूँ। names.co, ये आ गया, ठीक है। अच्छा जी, लॉगिन होते हैं इसमें। अच्छा, ये यहाँ से मैंने एक डोमेन नेम लिया हुआ है, और ये डोमेन नेम क्या है ये हम देखते हैं। ये तुम लोगों को समझ में तो आ रही होंगी सारी चीजें। ये free.co.uk और uk, तो तुम लोग जो लोगे ना अभी नेम, तो अपना रजिस्टर करने के बाद यहाँ से लोगे। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, मैं अपना कार्ड की डिटेल दे दूंगा, ताकि तुम लोगों, उसमें पैसे चार्ज नहीं होते, या £1 चार्ज होता है फर्स्ट ईयर के लिए। तो तुम लोग अपनी जो वेबसाइट्स बनाओगे, हमजा तुम भी अपनी बनाओगे, मारिया तुम भी बनाओगे, अलीना तुम भी बना लेना अपनी, तो उनको हम अपलोड कर देंगे ताकि तुम लोगों को प्रैक्टिस हो जाए अपलोडिंग की। ठीक है, ये अपलोड किस तरह से करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आएंगे ना, तो ये सारी चीजें ऑफर कर रहे हैं, यानी ये, लेकिन फिर क्या करते हैं, डोमेन नेम फ्री देते हैं, फिर बाकी चीजों में चाहते हैं आप उनको पैसे दे दें। मैं डोमेन्स में ना जाऊंगा ना, तो रिन्यू योर डोमेन, और मैं आता हूँ कंट्रोल पैनल पे। ठीक, ये मैं कंट्रोल पैनल पर आ गया, तो कंट्रोल पैनल पे ये मेरे सारे एड्रेसेस वगैरह आ गए यहाँ पे। ठीक, फोन नंबर वगैरह आ गया। ये फोन नंबर मैं तुम लोगों को दे दूंगा जो तुम लोगों ने उसमें वो करने, और बाकी जो है वो कर लूंगा। यानी वीपीएन के थ्रू करोगे तो तुम्हें उनको कोई वो नहीं होगा। अब ये डीएनएस सेटिंग्स आ गई, डोमेन ट्रांसफर आ गया, चेंज डोमेन नेम सर्वर आ गया। तो मैं जब इस पे जाओगे, इस पे लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, लेकिन ये मैंने ऑलरेडी डोमेन नेम सर्वर जो है डाला हुआ है अपना, मेरी अपनी वेबसाइट का NS1 NS2 करके वो बनी हुई, वो मैं तुम लोगों को अभी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, डोमेन नेम, डोमेन्स एंड सर्विसेज, जो डोमेन नेम मैंने इस पे लिया हुआ है वो लिया है smart-firealarm.uk, जो तुम लोगों ने बनाना है। ठीक है, अगर अभी मैंने इसको, मैं देखता हूँ कि मैंने अभी, हम देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, कहाँ जा रहा है ये। ठीक है, एक सेकंड, इसने डिटेल दे दी, smart-firealarm.uk। ठीक है, अच्छा, कांट रीच। ठीक है, अभी उसने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी अपनी उसमें मैंने ये क्रिएट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, जो हमारी अपनी वो है। तो मैंने ये किया है कि एक मैंने जो अपना डीएनएस बनाया हुआ है, जिसमें मैं किसी भी वेबसाइट को अपने तौर पे, जैसे कि अब मानिए तुम अपना कोई भी नाम सोच लेना, फर्स्ट ये कि तुम अपनी कोई क्लोथिंग सर्विस शुरू करना चाहती हो, तो मारिया स्टाइल्स .co.uk बना लो, या मायरा कुछ करके बना लो, अपने नाम के साथ वो बना लो। तो वो जो तुम डोमेन नेम लोगी ना वहां से, वो फ्री मिलेगा तुम्हें, तो उसको फिर हम यहाँ पे होस्ट करेंगे। तो वो फिर तुम अपनी किसी भी उसको दिखा सकती हो कि तुम्हारी अपनी वेबसाइट है, या तुम अपनी वेब डेवलपमेंट सर्विसेज या वो उसकी भी कोई वेबसाइट बना सकते हो। हमजा तुम भी इसी तरह से करना। अच्छा, यहाँ आ गए, हमने ये हमारा जो है उसका वो पैड ओपन हो गया। मेरे पास जो बैंडविड्थ है वो 100 GB की है, और एट एनी टाइम, और ये एक सर्विस है। इसके अलावा जो मेरे पास दूसरा सर्वर है उस पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, और उस पर अनलिमिटेड स्टोरेज है। वो पूरा का पूरा मेरा ही अपना सर्वर है। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि ये हमने लिया हुआ है डीएनएस फॉरवर्डिंग के लिए, यानी हमने यहाँ पे जितनी चाहे हम वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तुम किसी भी कंपनी से लो काम,
तो हम उनको वेबसाइट अपने पास होस्ट करने की सलाहियत रखते हैं, हम दे सकते हैं, हमारे अपने सर्वर्स हैं। तो होगा ये कि जो भी हम वेबसाइट बनाएंगे वो हम अपने इसी सर्वर पर होस्ट करेंगे। तो मैंने 2-3 अलग-अलग लिए में, उसकी कुछ और वजूहात भी हैं, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्योंकि जब आप कोई हैकर आता है ना हैक करने के लिए, तो उस जगह आता है जहाँ आपकी वेबसाइट होस्ट हुई होती है। यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, वेबसाइट का नाम रखा हुआ है। होस्टिंग के लिए हमने दूसरी जगह रखी हुई है, पिक्चर्स के लिए तीसरी जगह रखी हुई है। तो वो फंस जाते हैं, उनको लिंक नहीं मिल पाते कि ये असल में कहाँ से क्या चीज़ ऑपरेट हो रही है। तो इसीलिए जो हमारी अपनी सर्विसेज हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही होती हैं और वो हैक हो नहीं पाती। अच्छा, जो बहुत सारे लोग वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, जैसे उस्मान है, अभी सुबह मेरी बात हो रही थी, तो वो वर्डप्रेस वगैरह पे काम करते हैं। तो वेबसाइट जो उस पे बनेंगी वो बहुत हैवी बनती हैं। वो अपने रिकॉर्ड्स को सारे ज़्यादातर डेटाबेस में डंप करते हैं, तो आपकी वेबसाइट की डेटाबेस बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। देखो, अगर तुम्हारे पास दिन में अगर तुम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके काम करो, तो तुम्हें यानी काम तुम्हारा कम होगा और तुम्हारे एफर्ट्स कम लगेंगे, तुम्हारी एनर्जीज बाकी रहेंगी। लेकिन अगर तुम किसी चीज़ को बहुत लेंदी तरीके से करोगे, मसलन फर्ज किया कि एक कमरे में 100 किताबें रखी हैं और उसको दूसरे रूम में लेके जानी है, तो एक बेवकूफ़ आदमी ये कर सकता है कि एक किताब उठाएगा, ले आके रखेगा, फिर आएगा, फिर दूसरी ले जाएगा, तीसरी ले जाएगा। एक और उसकी जगह अक्लमंद आदमी वो क्या करेगा कि कोई एक कपड़ा रखेगा, उस पे यानी अच्छा दूसरा आएगा, वो उससे थोड़ा अक्लमंद होगा, वो 5 किताबें एक साथ उठाना शुरू कर देगा, तो वो और कम हो जाएगा। लेकिन कोई और आएगा, वो क्या करेगा कि वो एक चादर बिछाएगा और उसके ऊपर सारी किताबें रखेगा और 2 आदमी मिलकर उठा के लेके चले जाएंगे। तो वो एक ही दफ़ा में 15 मिनट में सारा काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर में भी इम्प्लीमेंट करते हैं कि किस तरह से आपने मिनिमम उसमें लेना है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपकी वेबसाइट जो भी हो, वो कितनी फास्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गूगल की जो अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, एसईओ जिसे कहते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब इन चीज़ों की है कि वो आपकी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है या नहीं है, कितनी वो फास्ट है, कितनी स्लो है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब जब तुम लोग डेवलप करोगे तो कन्वेंशनल मेथड से नहीं करोगे, इसीलिए वर्डप्रेस अब डाउन होना शुरू हो गया और जो आपके पास नेटिव टेक्नोलॉजीज है ना, वो बढ़ रही हैं आगे। पीएचपी में क्योंकि प्रोग्रामिंग हम सारी खुद लिख रहे होते हैं, तो हमारे अपने हाथ में होता है सब कुछ कि हमने क्या चीज़ कहाँ रखनी है, और उसमें आपके हाथ में नहीं होता क्योंकि आप एक टेम्पलेट में डाल रहे होते हैं, और टेम्पलेट इसलिए बनाई जाती है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। मसलन फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपने घर में खाना बनाते हैं एक वक्त का, तो आप क्या करते हैं कि जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वही लेकर के आते हैं ना, कि ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, अच्छा अभी सब्जी गोश्त बनाना है, सब्जी आ गई, गोश्त आ गई, काटा, बना लिया, सब कुछ हो गया, खाना खा लिया, सब पेट भर गया, सब कुछ हो गया सही। लेकिन अगर आपका कोई होटल होता है तो क्या होता है कि आप सिर्फ सब्जी नहीं लाते, गोश्त नहीं लाते, बड़े का गोश्त भी लाएंगे, छोटे का भी लाएंगे, चिकन भी लाएंगे, सारा कुछ रखेंगे मुख्तलिफ किस्म, और उनको काट के साफ करके रखेंगे, जैसे ही ऑर्डर आएगा उस हिसाब से बना लेंगे। ये एग्जाम्पल एक फ़र्क है टेम्पलेट में और अपनी वेबसाइट बनाने में। जो लोग टेम्पलेट यूज़ करते हैं, टेम्पलेट में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं, क्योंकि किसी की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, किसी की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कोई कुछ और चाहता है, कोई कुछ और चाहता है। आम आदमी उसको क्लीन नहीं कर पाता, तो वो पूरी की पूरी यूज़ करता है। जब वो पूरी की पूरी वेबसाइट यूज़ करता है, तो क्या होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसकी वेबसाइट कितनी हैवी हो जाती है और कितनी ज़्यादा स्पेस लेना शुरू कर देती है। जो वेब होस्टिंग सर्विसेज हैं, वो अलग-अलग हैं और अब नई टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं। ये मैं तुम लोगों के ना बेस ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ फॉर बिगर पिक्चर, यानी बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम लोग को समझना। अच्छा, अब नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। अब आ गया सीडीएन, उसे हम कहते हैं बेसिकली क्लाउड डाटा नेटवर्किंग या डाटा मैनेजमेंट, ठीक है ना, डाटा नेटवर्किंग। अब क्लाउड डाटा नेटवर्किंग क्या चीज़ है और कैशे क्या होती है, तुम लोगों को इसके बारे में पता है अच्छी तरह से? सर कैशे का पता है, क्लाउड नेटवर्किंग का नहीं पता। हाँ, अच्छा, कैशे क्या होती है? कैशे होती है कि जब आप किसी वेब पेज पे जाते हैं ना, तो आपके जो कंप्यूटर है, आपका अपना कंप्यूटर ही, वो क्या करता है कि फौरी तौर के ऊपर अपने पास उस डेटाबेस, उस वेबसाइट को डाउनलोड करके रख लेता है।
जब आप दोबारा उस पर जाते हैं ना, जैसे मैं एक दफा जाऊंगा किसी वेबसाइट पे, तो हमें जो है ना वेबसाइट के जो कंटेंट है वो थोड़ा टाइम लगेगा, सेकंड टाइम जाऊंगा फौरन आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो ऑलरेडी उसकी कैशे में पड़ी होती है। इसीलिए जब आपको किसी जगह पे हम काम कर रहे होते हैं तो अपलोड करने के लिए ना, तो न्यू फाइल के लिए हमें कंट्रोल F5 दबाना पड़ता है, ताकि वो बिल्कुल फ्रेश जो है ना वो वेबसाइट आ जाए। अब एक स्टैटिक वेबसाइट है, वो चेंज तो हो नहीं रही, तो क्या होगा कि वो फौरी तौर के ऊपर वहां से डाटा, वही एक दफा जो डाटा आ गया दोबारा यहीं से खोल देगा, क्योंकि उसने अपने कैशे में उसकी सारी चीजें रखी हैं। अच्छा, यही चीज क्या होता है कि ISPs भी करते हैं। हमने पाकिस्तान में ISP बनाई थी जब ये शुरू में शुरू हुआ था ना, तो मेरी कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, 500 लोग काम करते थे मेरे पास। तो विंसन जो थी वो ट्रैकिंग कंपनी भी थी और उसके पास वेब सर्वर भी था। तो हमने अपनी ISP बनाई और केबल नेटवर्किंग शुरू की। तो हमने फास्ट सर्विस देने के लिए, क्योंकि पैसे बचाने के लिए, समझो इस चीज को समझो, अगर हम जितना ज्यादा इंटरनेट बैंडविड्थ यूज करेंगे उतने पैसे खर्च होंगे। मैंने अपने कंप्यूटर पे एक फॉरवर्डिंग सर्वर बनाया। फॉरवर्डिंग सर्वर यानी कि जो भी जाएगा वो मेरे थ्रू जाएगा। अब आजकल इस चीज का नाम क्या है? आजकल इस चीज का नाम है राउटर। आपके घरों में राउटर लगा होता है, राउटर के जरिए वाईफाई तक आप पहुंचते हैं। राउटर जो है वो बेसिकली फॉरवर्डर होता है। यहाँ पर जो चीज समझने की, वो ये समझने की है कि हर शख्स के जो भी ब्राउजर खुलता है वो एक अपनी आईडी जनरेट करता है। क्योंकि देखो, मैं इस वक्त मैंने ब्राउजर खोले हुए ना, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 अलग अलग टैब खुले हुए, और मैं हो सकता है कि मैं क्रोम पे भी खोल लूँ, और हो सकता है कि मैं फायरफॉक्स पे भी खोल लूँ। मेरे हर ब्राउजर पे अलग वेबसाइट चल रही होगी। तो ये कैसे हो रहा है? आईपी तो एक ही है, मेरे कंप्यूटर की आईपी तो एक ही है, तो ये कैसे हो रहा है? तो होता ये है कि ये जो है नेटवर्किंग है पूरी की पूरी। और इसके अंदर जब आप कोई भी शख्स कोई ब्राउजर ऑन करता है, तो जो उसका टैब होता है, उस टैब की एक इंटरनल आईडी जनरेट होती है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको इंस्टॉल करना होता है। जो क्रोम भी इंस्टॉल करते हैं आप, आई भी इंस्टॉल करते हैं, फर्स्ट टाइम आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। आप जाते हैं जैसे फायरफॉक्स सर्च करते हैं, इंस्टॉल करें, वो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है। अब ये क्या करता है कि ये अपने पास एक आईडी जनरेट कर लेता है, ठीक, और जिस वेब पेज के ऊपर जाना होता है ना, उस वो वेब पेज जब आता है तो वो उस टैब पे उसके डाटा को, कंटेंट को फॉरवर्ड कर देता है। ये अपने पास स्टोर भी कर सकता है और स्टोर करता है। ये भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जब आप पासवर्ड डालते हो, कहते हैं पासवर्ड सेव कर लें, तो मैं तुमको अगर अपने कंप्यूटर पे ये देखने हैं कि किस किस वेबसाइट पे तुमने कौन से वो किए हुए, तो वो भी मिल जाते हैं आपको सारे। वो भी मैं बता दूंगा किस तरह से होते हैं। मसलन फर्ज किया कि तुमने अपना लैपटॉप रिपेयर करने के लिए किसी को दिया, तो क्या होगा कि वो अगर रहेगा ना, तो जाएगा खटाखट खोलेगा आपके एडमिन के ऊपर, एडमिन पे जा करके आपके सारी वेबसाइट्स पे जो भी पासवर्ड्स हैं वो सब उठा लेगा, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लेगा। मैं तुमको स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ इसके, ठीक। तो ये वो लेंदी हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये होता है सारी चीजें ना, ठीक है, ये हो गया। तो हमको पता चल जाता है, तो ये जो है ना यहाँ से चलता है। तो हमने जब वो अच्छा, राउटर क्या करता है, राउटर के पास एक बाहर की आईपी आई होती है जिससे वो कनेक्शन से ले रहा होता है, फिर वो लोकल अपनी आईपी देता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसको समझने की एग्जाम्पल क्या है, इसको समझो। ये इस तरह से है कि जैसे मैं दरवाजे में बैठा हूँ घर के, और लेटर्स आए, मेरे घर में 5 लोग रहते हैं, ठीक है। लेटर्स आए ABCDEFG तक के लिए, तो मैं लेटर्स सारे ले लूंगा, और लेने के बाद ए के रूम में ए का पहुंचा दूंगा, बी के रूम में बी का, सी के सी का, डी के डी का पहुंचा दूंगा। लेकिन मेरा कॉन्टेक्ट बाहर से होगा, बाकी ABCDGF का नहीं होगा, उनको जरूरत नहीं है। तो क्या होगा कि उस लेटर के ऊपर खाली ये लिखा होगा कि ये ए के लिए, ये बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए। तो जो राउटर होते हैं वो यही काम करते हैं, वो फॉरवर्डर होते हैं। वो बाहर की एक आईपी ले लेते हैं, वो अपने पास लेके रख लेते हैं, और जो लोग बाकी उससे कनेक्टेड है उनको नई आईपी दे देते हैं, जिसे हम लोकल आईपी कहते हैं। लोकल आईपी से जब कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड उसके पास आती है राउटर के पास, तो राउटर उस आईपी को उठा लेता है, और फिर वो मेन सेंटर से कहता है मुझे इसका डाटा दो, और वो जैसे ही आता है तो वो फॉरवर्ड कर देता है। इसको हम फॉरवर्डिंग कहते हैं। तो हम अपने लैपटॉप से भी फॉरवर्डर बना सकते हैं, और ये भी मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा। तो जब आप लैपटॉप से अपने फॉरवर्ड बनाते हैं, तो क्या होता है कि आप मेरे लैपटॉप पे कनेक्टेड हो जाते हैं, मैं आपको आईपी दे देता हूँ, और आप मेरे थ्रू। तो मैं क्या करता हूँ कि जिस जिस वेबसाइट पे आप जा रहे होते हैं ना, तो वो सारे के सारे मेरे पास जमा हो रहे होते हैं, ठीक है।
और वो आपको जब नेक्स्ट टाइम आप जाते हैं तो मैं आपको बाहर से डाटा नहीं ला के देता, मैं वहीं से उठा के डाटा दे देता। तो आपको नहीं पता चलता, आप कहते हो यार क्या फास्ट स्पीड है इस आईएसपी की, यार मैंने केबल नेटवर्क लगवाया है अभी इतना फास्ट चलता है, यूं खड़क दबाओ फौरन आ जाते हैं। वो इसलिए आ जाते हैं कि वो लोकल नेटवर्क पर उसने डाटा, आपने जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो आपने मेंटेन की हुई। हम भी ये करते थे, हमने आईएसपी बनाया तो हमको कहाँ पैसों की बचत होती थी, हम बड़ी बैंडविड्थ बाहर से नहीं लेते थे। अगर हम बड़ी बैंडविड्थ बाहर से लें तो हमारा पैसा सारा वहां चले जाएगा। तो इसको कहते हैं शेयर्ड बैंडविड्थ। ठीक है, जो गया। अब जो मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पे ये काम करने जा रहा हूँ इस वक्त, तो इसके अंदर क्या है कि हमने जो है जो सीडीएन है वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग इस वक्त बज़वर्ड है दुनिया भर में और इसकी नॉलेज आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, वेबसाइट बनाने के लिए इन सब नॉलेजेस की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपको जो काम कर रहे हो उसके बेसिक्स का ही नहीं पता है तो आप रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि आप बहुत इंटरेक्टिव वेबसाइट भी बनाएंगे, वेबसाइट में इश्यूज भी आएंगे, उनको भी समझना होगा। तो अगर आपकी बुनियाद मजबूत होगी ना नॉलेज की, तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगली चीज की तरफ। तो सीडीएन जो है वो कहलाता है क्लाउड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट या नेटवर्किंग। तो मैंने एक सीडीएन लिया हुआ है अपना, हमने जो अपना सीडीएन लिया हुआ उसने क्या किया है कि दुनिया के मुख्तलिफ जोन्स के अंदर अपनी कॉपियां बना ली। ठीक, जब हमने अपनी कॉपी बना ली तो जो नोड्स हैं, नोड जो आईपी नोड्स हैं, यानी अगर मेरी आईपी 1154 या मैं देखूँ ना व्हाट इज माय आईपी पे जाकर चेक करूँ तो मेरी जो आईपी है ना वो अलग है। ठीक है, और जो तुम लोगों के पास आईपी है वो अलग है। तो तुमको यूके की आईपी तक पहुंचना है तो तुम डायरेक्ट तो नहीं पहुंच सकते, उसके अंदर नोड्स होंगे, उस तरह के कई एक राउटर होंगे, क्योंकि एक आपके पास केबल नेटवर्क आपके घर से चल रहा है, वो दूसरी जगह जा रहा है, वो वहां से तीसरी जगह जा रहा है। तो ये जितने ज्यादा नोड्स हो जाएंगे उतनी स्लो हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ दुनिया के रीजन्स के अंदर, इससे एक चाइना के रीजन का बना लिया, एक मलेशिया का रीजन बना लिया, एक मिडिल ईस्ट रीजन बना लिया, एक यूके बना लिया, एक यूएस बना लिया, एक यूरोप बना लिया। उनके ऊपर हमारा डाटा खुद ब खुद जैसे जैसे ब्राउज होता चला जाता है, कॉपी होता चला जाता है। फिर क्या होता है कि जैसे ही कोई शख्स जाता है तो अगर कोई नया डाटा नहीं आया तो वहीं से डाटा उठा के दे देता है, तो उससे आपके पास फास्ट हो जाता है। तो इस वक्त अमेजोन यही काम कर रहा है, एजोर जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्विसेज है वो ये काम कर रही हैं, और बहुत सारी दूसरी कंपनियां हैं जो यही काम कर रही हैं और वो अपनी बैंडविड्थ बेचती हैं। उसको बेचने का जो उन्होंने तरीकेकार निकाला है जिससे वो पैसे कमाते हैं, ये समझो। जैसे मैंने तुम लोग को भी एग्जांपल दी कि हमारा जब आईएसपी था तो हम क्या करते थे कि तुम्हारी हिस्ट्री मेंटेन करते अपने पास। इसीलिए बहुत सारी वेबसाइट्स जो होती हैं, जब आप डाटा अपनी पेमेंट शेड्यूल और डाल रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपका ये डाटा सिक्योर नहीं है, HTTPS से आए, क्योंकि HTTPS जो है वो सिक्योर होगा, खाली HTTP सिक्योर नहीं होगा। तो जब खाली HTTP होगा तो वो क्या होगा कि वो कहीं पे भी रिकॉर्ड हो रहा होता है और वो डाटा जो है बीच में खुल सकता है, तो इनक्रप्टेड नहीं होता। HTTPS एंड टू एंड होता है। जैसे मैंने अपने HTTPS लिया हुआ है तो मेरे HTTPS से जब आप कनेक्शन करेंगी तो जो डाटा है बीच में वो इनक्रप्ट होके जा रहा है, तो बीच में अगर रिकॉर्ड भी हो रहा है तो वो उसको देख नहीं सकते, और वो टाइम बेस्ड होता है, हर घंटी हर लम्हे वो चेंज हो रहा होता है, तो वो उसको क्रैक नहीं कर सकते। तो ये 128K की जो है ना वो कहलाती है अपना इंक्रिप्शन, वो चलती है। तो हमें ये भी देखना होता है कि हमारी जो है वो डाटा जो है वो पेमेंट मेथड है कुछ है तो वो हाईली सिक्योर होना चाहिए, तो उसके भी हमने मेथड बनाए। तो जो हम अपने डेटाबेस बना रहे हैं, हमारे अपने डाटा सेंटर हैं, तो उसके लिए जो बेसिक काम है वो यही है कि हम अपने डाटा सेंटर्स को सिक्योर रखना चाहते हैं। तो हमने इसलिए अपना रखा है ताकि हमारे पास जिन लोगों की पेमेंट्स की जो भी डिटेल्स आ रही हैं, अब हम अपनी ऑनलाइन विनबे शुरू करेंगे, हमने शुरू किया था, रोक दिया बीच में इसलिए कि पाकिस्तान के हालात इस किस्म के थे, मैं आ नहीं सकता था, तो बैंकिंग के जो लाइसेंस है वो रुका हुआ था, वो मेरे साइन वगैरह होंगे तब होगा, तो वो उसकी वजह से हमने थोड़ा सा इसको डिले किया हुआ था, लेकिन अब मैं उसको चाह रहा हूँ फौरी तौर पे शुरू हो जाए। तो अब वो जितना भी डाटा है वो सारा सिक्योर होना चाहिए, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए फिर हमने अपने अपने सर्वर बनाए हैं, और वो जैसे ही शुरू होगा उससे पहले ही हमारा जॉर्जिया का जो है वो
या आज़रबाईजान का, जहाँ पे भी हमने रखा, हम अपना डाटा सेंटर शुरू कर देंगे। हम पाकिस्तान में वो डाटा सेंटर नहीं रख रहे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लाइट के भी इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें वहाँ पे वो ऐसा जगह चाहिए। ये जॉर्जिया की सिलेक्शन की वजह ये है कि वो मुल्क ठंडा है, एवरेज टेम्परेचर वहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, सर्दियों में वो -5 तक चला जाता है, गर्मियों में वो 20, 22, 25 से ऊपर नहीं जाता। तो जो आपके पास एसी चाहिए होते हैं, जब डाटा सेंटर जहाँ बनते हैं ना, तो वहाँ कंप्यूटेशन हो रही होती है, हीट जनरेट होती है, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर रखने के लिए आपको एयर कंडीशनिंग करनी पड़ती है। अगर पाकिस्तान में रखते हैं तो इतने एयर कंडीशनर लगा करके तो आप बिजली के बिल में ही मर जाएंगे, और वो भी कभी जा रही है कभी आ रही है, लोड शेडिंग है, तो आप उसके साथ जनरेटर्स लगाएं, सब कुछ। तो ये सारे अखराजात वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ लाइट जाती नहीं है, और अगर जाए भी तो आपके पास बैकअप्स होते हैं किसी चीज़ें के। फिर जो आपके पास अच्छी सी चीज़ है वहाँ पर वो ये है कि टेम्परेचर जो है वो इतना नॉमिनल है, और अच्छी खूब, और सिक्योरिटी के कोई इश्यूज नहीं है, ज़मीन बहुत सस्ती है, ऑफिस बहुत सस्ते हैं, इसलिए हमने उसको अपने डाटा सेंटर बनाने के लिए चूज़ किया हुआ है। तो अब हमने जो आईपी का जो सीडीएन था ना, क्लाउड, वो हमारा क्लाउड वहाँ से ऑपरेट करेगा। तो क्लाउड बेसिकली क्या करता है, जो अमेजोन का क्लाउड सर्वर है, अजोर है, ये सारे क्लाउड कंप्यूटेशन की सब चीज़ें हैं। इनके अंदर हम अपनी डेटाबेस की जो हमारा अपना वेब पेजेस होते हैं, इसके मिरर तैयार कर लेते हैं, और ये मिरर्स वहाँ रखे होते हैं जिससे से नोड्स कम हो जाती हैं और डाटा फास्ट हो जाता है। एक एग्जांपल और मैं देता हूँ तुम लोगों को, एक सेकंड में। एक सेकंड, मैंने इसको भेजा था लास्ट टाइम, लिंक ओपन करना है। अच्छा देखो, ये मैंने लिंक ओपन किया है, ये लिंक मैं अभी शेयर कर देता हूँ अभी इसी वक्त वेब डेवलपमेंट वालों में, ठीक है ना, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज वालों में कर देता हूँ। ये अभी जो है ना, तुम लोगों की ग्राउंड प्रिपरेशन हो रही है सारी, यानी मैं तुम लोगों को प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये तुम्हारी बेस बना रहा हूँ, ताकि जब प्रोफेशनल काम में आओ तो बेस मजबूत हो, ठीक है। अब मैंने देखो, ये मैंने खोली, ये एक पेज खोला, अब मैं यहाँ पे किसी भी यूआरएल को लिखता हूँ, तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, दराज पाकिस्तान में चल रही है, हम दराज पीके को खोल लेते हैं, ये डायरेक्ट डोमेन है, यानी इसके अंदर .com .pk वगैरह नहीं है, .pk डायरेक्ट है, हम इसे खोल लेंगे, ठीक है। ये एनालाइज करके बताएगा कि ये वेबसाइट कैसी बनेगी। जो वेबसाइट तुम लोग बनाओगे उसको तुम्हें चेक करना होगा कि तुम्हारी वेबसाइट कैसी बनेगी, उसकी स्पीड क्या है, उसमें एरर क्या क्या है, उन एरर्स को सही करोगे। तुम लोग बाकी किसी भी जगह जाओगे ना काम सीखने के लिए, वो क्या करेंगे कि वो तुमको ये टेम्पलेट के अंदर लोड करना सिखाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी नॉलेज बहुत महदूद होती है, वो इन सब चीज़ों को जानते ही नहीं। हम लोग क्योंकि बेस डेवलपर्स हैं, हमने डेवलप की हैं, अपनी चीज़ें ही डेवलप की और अपने सॉफ्टवेयर डेवलप किए, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसको करें। अच्छा जी, ये इसने बताया कि इस वेबसाइट की, और ये कौन सी है, ये developers.google.com है। डेवलपर्स, गूगल के डेवलपर्स जो किसी वेबसाइट को एनालाइज करते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर को एनालाइज करते हैं, वो इसके बारे में, इस वेबसाइट के बारे में क्या राय रखते हैं और वो उसको क्या रैंकिंग देते हैं। उन्होंने इसको रैंकिंग दी है 23 की। कितने की दी है? 23 की, ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एक और खोलते हैं पेज, और यहाँ पे हम लिख देते हैं winbay.uk, ठीक है, जो हमारी अपनी थी, ये दूसरी वाली। और एक और खोलता हूँ अभी मैं, Ctrl+V, और इस पे मैं लिख देता हूँ olx.com.pk, ठीक। मैंने 3 खोल ली ताकि हमें कंपेयर करने में वो अंदाजा हो, और हमारी अगली जो परफॉर्मेंस है वो हमें हर चीज़ हमें पता हो। आप गाड़ी लेने जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे लुक देखेंगे, या उसके ये परफॉर्मेंस चेक करेंगे, तो आप लोगों से पूछेंगे कि भाई क्या परफॉर्मेंस है उसकी, तो वो बताएगी यार इसकी स्पीड अच्छी है, इसका फ्यूल अच्छा खाती है, ये फ्यूल ज़्यादा खाती है, खूबसूरत है। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास दूसरा, ठीक है, इसका आ रहा है 22। हम आते हैं अपने इसके ऊपर, हमारा कितना आ रहा है विनबे का?
कितना आ रहा है बंदे का मारिया मायरा? सर 90 90। वेरी हाईली, हाँ जो 90 100 है वो हाईली रिकमेंड। हाँ, एक सेकंड, इसको मैं एक देखो और करता हूँ, ये भी तुम्हें एक और तरीके का बताता हूँ, देखो ठीक है। अच्छा तो इसको होने दो। अब इसमें हम जाएंगे ना जब डिटेल में, तो हम ये देखेंगे कि फील्ड डाटा क्या है। डज नॉट पास फील्ड ओवर 28 डेज कलेक्शन पीरियड, फील्ड डाटा शोज दिस पेज डज नॉट पास, ठीक है। अब दराज चल रही है पाकिस्तान में और ब्लॉकिंग टाइम इसका 1000 यानी 1520 मिली सेकेंड है। तो ये इसके ये सारे एरर्स हैं, जो प्रॉपरली साइज्ड इमेजेस नहीं है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें इसमें जो इश्यूज है ना। आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे ना अपने नाम से जब बना के चलाएंगे और इस गूगल डेवलपर्स पे जाके इसको चेक करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो 89 90, लेकिन हम इसमें जब जाते हैं तो टाइम टू इंटरेक्शन क्या आ रहा है, 2.7 सेकेंड्स, ठीक। अच्छा, और इनका टाइम टू इंटरेक्शन क्या है 22 वालों का, 15.6 सेकेंड्स, यानी ये 15 सेकंड के बाद इंटरेक्शन करेगी। हमारी कितनी देर में करेगी, 2.6 सेकंड्स के अंदर, 2.6 सेकंड्स यानी 1-2 हो गया। वो यही चीजें ना तुम लोगों को अपने पास अवेल करनी है, यही वो चीजें जो कि तुमने अपने पास ला करके ना उनको अंडरस्टैंड करना है कि तुम्हारी वेबसाइट जब बने तो क्यों। अच्छा, अब दोनों में फर्क क्या, हम सिर्फ इसको नहीं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उसको जाके देख सकते हैं। दोनों तीनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि बेसिकली इनकी जो वेबसाइट्स हैं ये टेम्पलेट बेस्ड हैं, टीमें बैठ गई, इधर से उठाया टेम्पलेट, उधर से उठाया, बना दिया, सब कुछ कर दिया। हमने अपने तौर पर डेवलप की, तो हमने उसको डेवलप करते हुए बहुत सारी चीजों का ख्याल किया और गैर जरूरी फालतू चीजों को रखा ही नहीं उसमें। तो यही सारी जो टारगेट्स हैं ये तुम लोगों को समझने होंगे और तुम लोगों को सिखाने होंगे। CDN का प्रॉपर इस्तेमाल किया गया। अब हमें जो चीज अगली समझनी है, जो बस मैं क्लास को खत्म कर रहा हूँ उसको, क्योंकि मैं तुम लोगों की अभी बेस बना रहा हूँ। जब ये तुम लोगों की बेस तैयार हो जाएगी ना, तुम्हारी नॉलेज आम लोगों से बहुत ज्यादा होगी। फिर जब तुम प्योर डेवलपमेंट पे आओगे तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे टारगेट्स क्या है, तुम्हारी मंजिल क्या है और तुम्हें किस तरह से उसको वेरीफाई करना है। तो हम जब अगली चीज पे जाएंगे ना, तो जो हमारी अगली चीज आएगी वो क्या होगी, हमारी अगला जो स्टेप है वो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। हमारा अगला स्टेप हमारा बहुत क्लियर है। वो क्या है कि हमने अपनी वेबसाइट्स को PHP में बनाना है, उसको कंप्यूटर और उसकी SEO करनी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है। जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो नेक्स्ट क्लास जो है उसमें अगर मैंने कल करनी हुई तो मैं अभी तुम लोगों को रात में बता दूंगा, लेकिन तुम लोग अपने दिन का ये टाइम ना अपने पास फारिग रखो, 1 2 से 3 का, क्योंकि इस वक्त मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, तो मैं इस वक्त जो है तुम लोगों के साथ ये सारी चीजें डिस्कस कर सकता हूँ और तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ। तो मैं कल तुम लोगों को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताऊंगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि ये सारी नॉलेज किसी भी वेबसाइट को बनाना शुरू करने से पहले की है। पहले गलत रास्ते पे जाके फिर सही रास्ते पे आने का मतलब ये होता है टाइम का वेस्ट करना, समझे ना। अगर मुझे कहीं जाना है, मैं आधा रास्ता गलत चला गया, जी मायरा जी सर, मारिया के मुझे मैं आदी हो चुकी हूँ। मेरे पूरे एजुकेशन करियर में सब जो है, जब भी अनाउंस करते थे मेरा नाम किसी चीज के लिए, तो वो मारिया ही कहते थे। मुझे अच्छा कभी अपना नाम नहीं मिला। ठीक, तो यू प्रेफर जी टू सर। कॉल। नहीं सर, बस नाम कुछ भी हो, बस काम होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी सर, तो मेरा क्वेश्चन था कि जो आपको क्लाइंट मिले हैं वेबसाइट बनाने के लिए, हाँ तो हाँ क्या उनकी डिमांड होती है कि हम जो है, जैसे कि होस्ट गेटर है, GoDaddy, ये भी सारे डोमेन नेम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो हाँ क्या हाँ उनकी डिमांड होती है कि हमें जो है वो इस वाले से डोमेन नेम चाहिए, हाँ, देखो यहाँ या पे आप अपने ही? नहीं नहीं, मैं तो बता 3 बातें होती हैं। क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। एक क्लाइंट है, ठीक है। जैसे मैं जिसके पास किया था, जिसपे उस्मान जिस पे काम कर रहे, तो उस्मान के जो क्लाइंट्स बने थे वो किस तरह बने थे, वो अपनी सर्विसेज लेता है, 100 पाउंड लेता है, उसके 10 क्लाइंट लगे हुए तो उसके 1000 पाउंड बन जाते हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग के ऊपर ना बहुत सारे लोग जैसे
वो भी कह रहा था, हमसे कह रहा था फ्रीलांसिंग में पैसे नहीं मिलते, लोग काम करके छोड़ देते हैं कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसा वो काम करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, बाहर की पार्टी, पैसे नहीं मिलते बहुत अच्छे, छोड़ देते हैं, कुछ अरसा चलता है, कुछ अरसा नहीं करते, ये सब चीजें चल रही वहाँ पे, क्योंकि वो अच्छे खासे पैसे तो वो फ्रीलांसिंग वाले ले लेते हैं, फिर इश्यूज आते रहते हैं। अच्छा, तो जो डायरेक्ट क्लाइंट है वो सबसे अच्छी चीज होती है। अब उस्मान के पास एक औरत है, वो पंजाब से है, उसका काम ही है सफाई करना, तो वो सफाई करती थी, तो उसने अपनी वेबसाइट बनाई। अब उस बेचारी को तो पता ही नहीं है ना, वो तो जानती ही नहीं है ना कुछ भी कि वेबसाइट क्या होती है क्या नहीं होती, तो उसने उस्मान से कहा कि भाई मुझे तो ये बना करके तुम दे दो, तो जो तुम बना के दोगे तो बस वो चलेगी। तो उसने वो वेबसाइट बना दी, तो उसको कोई परवाह नहीं है ना, उसको ये पता है कि गूगल डेवलपर पे चेक किस तरह से करते, उसको तो ये, उसको अपनी बस उसने वेबसाइट देखी, उसको इंटरनेट पे वेबसाइट खुल गई, वो चीज काम हो गया। एक तो क्लाइंट होता है ये, ठीक है। दूसरा क्लाइंट क्या होता है? दूसरा क्लाइंट वो होता है जो कि ऑलरेडी वेबसाइट इसकी चल रही है, अब उसको उसमें इम्प्रूवमेंट करवानी, और जो उसको ऐसे लोग चाहिए जो कि उसको अच्छी तरीके से कर दें और उसकी मार्केटिंग कर दें। ये होती है सेकंड लेयर, ठीक, ये होगी सेकंड लेयर। फिर आती है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर वो होती है कि जो कंपनियां होती हैं बड़ी और उनको सब कुछ पता होता है, तो वो डोमेन नेम खुद लेकर के आपसे सिर्फ कंटेंट तैयार कराते हैं। तो हमें तीनों लेयर पे लगाती है। अगर हम किसी कंपनी से कहते हैं कि जी हम आपकी वेबसाइट बना के देंगे, तो वो आपसे तय कर लेती है पैसे, और फिर आप सारा कुछ खुद करते हैं, होस्टिंग भी आप करके देते हैं, सारा कुछ आप करके देते हैं, ठीक है। ये एक बिल्कुल अलग चीज है, ठीक। और जो वो है क्या नाम है उसका अपना, जो वो है क्या नाम है उसका अपना, जो मिडिल की कंपनी है उनकी वेबसाइट्स होती हैं ऑलरेडी, तो उनमें फिर आप सिर्फ उनके कंटेंट मैनेज कर देते हैं, उनकी चीज़ों को चेंज कर देते हैं, उनको बेहतर करके दे देते हैं। तो 80% लोगों को पता नहीं होता कि वेबसाइट परफॉर्मेंस किस तरह चेक होती है। जैसे तुम तो काम कर रहे हैं ना, तो मैं फिर इसीलिए तुमको दिखा रहा हूँ तुम लोगों को कि वेबसाइट किस तरह से चेक की जाती है, किस तरह से आपको पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट का क्या लेवल है, ठीक है। तो ये है, तो बस ठीक जी है। सर। अब हम आज की जी सर, एक जी जी हाँ एक पूछो और क्वेश्चन भी है। पूछो। जी, ये पूछना था कि अगर क्लाइंट एक ही तरह के हो ना, जैसे कि कुछ हो जो कि कपड़ों वगैरह के लिए वेबसाइट बना रहे हो, कुछ जो है जैसे आपने बताया कि बाथरूम और इससे रिलेटेड जो सैनिटरी रिलेटेड सारी चीजें होती है हम्म, उसके लिए, कुछ अगर पर इसके लिए बेकरी वगैरह के लिए, तो उनको फ्रंट एंड जो है वो एक ही तरह का चाहिए। अगर हम्म, मतलब उनकी ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि हमारे फ्रंट पेज पे कौन कौन सी स्प्लिट स्क्रीन होनी चाहिए, नहीं। तो अगर उनकी डिमांड एक ही तरह की हो, तो ये हो सकता है कि हम एक दफा उनके लिए सारी एक कोडिंग करें और फिर सिर्फ पिक्चर्स और जो बाकी डिटेल्स होती है उसको सिर्फ कस्टमाइज करें। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सवाल हो गया। अब इस चीज को समझो कि ये जब तुम वेबसाइट बनाना शुरू करोगी ना, तो जब घर बनता है ना कोई, तो उसका स्ट्रक्चर जो है ना, जैसे एक कॉलोनी बन रही है तो उसके सबका स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है, कलर चेंज हो सकते हैं आगे पीछे, किसी की खिड़की आगे पीछे हो जाएगी, कुछ और हो जाएगी। लेकिन अमूमन हम क्या करते हैं, हमारी जो वेबसाइट बनेगी ना अभी, तो मैं वेबसाइट के ऊपर तुमको 5-6 चीजें दे दूंगा लाइन से। जो 5-6 चीजें दूंगा ना, वो होगा उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, उसके अंदर से पिक्चर्स और कंटेंट चेंज करते चले जाएंगे। तो आप अपने टेम्पलेट्स बना लेंगे, आपका अपना टेम्पलेट तैयार होगा, लेकिन वो टेम्पलेट ठीक है। मार्केट के टेम्पलेट से डिफरेंट होगा, क्योंकि आप जी। एफिशिएंट और बहुत फास्ट वो बनाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें यूज ना हो। उससे क्या होगा कि जब आपका टेम्पलेट फास्ट होगा, तो आपकी वेबसाइट को यूज करने वाले, अच्छा यूके में, यूएस के अंदर तो इंटरनेट बैंडविड्थ बहुत ज्यादा फास्ट है। मेरे घर में जो इंटरनेट बैंडविड्थ आती है, अब उसको मैंने चेंज करवाया है अभी, तो अब वो 900 MB पर सेकंड आ रही है, 9 गीगाबिट्स पर सेकंड, 9 GB पर सेकंड आ रही है। यानी हम जो पूरी पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां ना, वो इतना नहीं यूज कर सकती जितने एक घर में आ रही, क्योंकि हमें काम तो हमने ले ली, कि हम कितने पे कर रहे हैं उसके, £100, सिर्फ £100 में इतनी बैंडविड्थ आ रही। पहले जो आ रही थी वो मुझसे £40 ले रहा था, वो 125 MB थी, लेकिन मुझे ज्यादा चाहिए थी तो मैंने ज्यादा ले ली। तो अब वो जो चीजें ना, उससे फर्क पड़ता है कि आपने, यानी जो भी कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर है,
तो आम आदमी को तो नहीं पता होता। पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की बहुत अहमियत है। पाकिस्तान में जो लोग मोबाइल डाटा पे यूज़ करते हैं, इकोनॉमी बजट उसमें यूज़ करते हैं, उनको बैंडविड्थ बहुत थोड़ी सी मिलती है। अच्छा, बैंडविड्थ थोड़ी सी का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि वो डाटा, एक पिक्चर खुलने में हाई बैंडविड्थ के ऊपर एक डाटा खुलने के, क्योंकि पाइप बड़ा होता है उनका, तो एक डाटा खुलने में अगर 1 सेकंड लग रहा है तो वहीं पे वो 5 सेकंड में खुलेगी, 7 सेकंड में खुलेगी। बिल्कुल ऐसे ही एक बंदा साइकिल पे जा रहा है और एक गाड़ी में जा रहा है, एक फरारी में जा रहा है, एक हवाई जहाज में जा रहा है। तो जो हवाई जहाज में जा रहा है वो हजारों मील बहुत तेजी से 560 मील पर 560 माइल्स पर आवर की स्पीड से मूव करेगा। जो गाड़ी में जाएगा वो 120 में करेगा, जो ट्रेन में जाएगा वो 200 सवा 200 कर लेगा, और जो साइकिल पे जा रहा है वो 5 मील पर घंटा। तो ये फर्क है। तो पाकिस्तान साइकिल पर है, ठीक है। वहां पे आमतौर पे लोगों के मोबाइल फोन में इतनी बैंडविड्थ नहीं होती। तो जो डाटा है अब उसकी सर्फिंग बहुत ज्यादा मोबाइल फोन पर होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बेचारे कंप्यूटर भी नहीं लेते, और लैपटॉप वगैरह बहुत ही कम लोग लेते हैं तो पुराने लैपटॉप्स होते हैं तो उनकी मशीनरी बहुत स्लो होती है। वहां पर ये चीज अफेक्ट करेगी कि आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी और कितनी इफेक्टिव बनी हुई है, ठीक है। जितनी अच्छी और जितनी इफेक्टिव वेबसाइट होगी ना, जैसे अब हमारे पास ये 91% के करीब चल रहा है ना ये वेबसाइट हमारा, तो 2.7 सेकंड के अंदर इंटरेक्ट होती है। आप इसको डाउनलोड करेंगे ना अपने पास मोबाइल फोन पे, तो कम से कम बैंडविड्थ भी होगी, तब भी ये बहुत फास्ट होगी। मगर अगर वही आप दराज खोलेंगे तो बहुत स्लो खुलेगी। तो ये डिजाइनर का अपना टारगेट होता है कि किस तरह, तो आपने नई चीज बना रहे थे तो आपने टारगेट ही रखा था कि पाकिस्तान मार्केट टारगेट है। अब अगर पाकिस्तान में इतनी तेज खुल रही है तो यहाँ तो फिर बहुत ही तेज खुलेगी। यहाँ तो सिर्फ लिखने की देर होगी, आपने लिखा नहीं और वो खुल जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे ना विनबे को .uk, तो ये आपने जैसे ही लिखा खुल गई पूरी वेबसाइट, आ गई सारी पिक्चर्स, एक यानी लिखते ही आ गई ना, कोई टाइम नहीं लगा इसमें। तो ये सोचो कि जब यहाँ पर यानी जहाँ पे बहुत अच्छी बैंडविड्थ है वहां वो इतनी फास्ट होगी, तो जहाँ स्लो है वहां फास्ट है, तो जहाँ पे बहुत अच्छी बैंडविड्थ मिलती है वहां कितनी ज्यादा फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जी सर। अब सर इस, वो सॉरी, हाँ बोलो वो बोलो। पिछले साल जो है वो मैं अभी बीएस में थी फाइनल ईयर में, तो मुझे लगा कि मुझे इंटर्नशिप करनी चाहिए ताकि मुझे प्रोजेक्ट में भी आसानी होगी। तो वो मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, एक रिमोट इंटर्नशिप थी, तो उन्होंने मुझे फ्रंट एंड के लिए, मैंने कहा कि मैं सीख भी लूंगी, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल अमेजोन का जिस तरह फ्रंट एंड होता है, हम्म, फ्रंट पेज होता है, उन्होंने मुझे उसकी स्क्रीनशॉट सेंड की और कहा कि इस तरह का आप डिजाइन करें तो हम आपको लेंगे। तो क्या हम इस वेब डेवलपमेंट क्लासेस में हम उसे उसी तरह का वही वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जैसे कि कोई पेज वगैरह हम डिसाइड करें कि हमें इस तरह से उसके लिए पीछे कोड लिखना है? नहीं, फ्रंट एंड के अंदर कोडिंग नहीं होती। ठीक है। फ्रंट एंड के अंदर सिर्फ प्लेसमेंट्स होती हैं, ठीक है। जी। कोडिंग जी। जो होती है, जैसे अब ये बटन्स लगाए गए हैं, ये ऑक्शन हॉल का बटन है, ये बाइट नाउ का बटन है, ये ओपन मार्केट का बटन है, ये एंडिंग सूनेस्ट है, ये सारी कोडिंग है, ठीक है। फ्रंट एंड के जी। अंदर ये पिक्चर लग गई, ये पिक्चर ऊपर बना लिया आपने, ये चीजें जो लिखी हुई आ रही हैं ये लिख ली, ये होती हैं खाली, ठीक है। ये ऑल कैटेगरीज आ गई, जो भी कैटेगरीज इसमें सब चीजें आ गई, सारा कुछ। तो ये बेसिकली फर्क होता है इसके अंदर के कोडिंग में और इसमें, ये फर्क होता है। तो आप फ्रंट एंड बना रहे हैं, कोडिंग नहीं बना रहे, ठीक है। तो फ्रंट जी एंड के सर। अंदर तो आपने सिर्फ उसकी जो लुक है वो बनाना है, स्ट्रक्चर तैयार करना है। दूसरी चीज है कि इंटर्नशिप करनी है, तो वो तुमको इंटर्नशिप किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे करवा रहे हैं? सर वो इंटर्नशिप करवा रहे थे, पेड नहीं थी, तो जब आप वो पूरा करते, मतलब जो उन्होंने मुझे टास्क दिया था, तो फिर वो आपको पेड इंटर्नशिप करवाते थे, फिर लास्ट में जो है वो इंटर्नशिप जॉब थी। नहीं नहीं, पेड इंटर्नशिप से मुराद क्या है कि वो आपको पेमेंट करते हैं आपको, या आप उनको पेमेंट अगर वो करते हैं? नहीं नहीं, अगर वो टास्क में कंप्लीट करती तो फिर वो नेक्स्ट टास्क जो मुझे देते उसकी पेमेंट होती। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी। सही। यानी एक काम वो करवाते हैं, उसके बाद दूसरा जो है ना फिर वो आपको वो पेमेंट बताएंगे इतनी मिलेगी। हाँ तो अच्छी बात जी। है, जी वो वो भी करो ताकि उससे एक्सपीरियंस आए, और वो जो है नहीं ना सर, बहुत। लेकिन वो तो मैं नहीं बना सकी ना, वो इतना मुश्किल था, वो बिल्कुल जिस तरह अमेजोन का नहीं होता, उसकी कुछ फ्रेम वगैरह यूज किए थे कि स्क्रीन
पे कुछ जो है स्क्रीन का पार्ट जो है वो स्क्रूल स्क्रूल होता था, कुछ फिक्स्ड होता था। देखो उसमें तो इस बेसिकली तरह की ठीक है, जी बेसिकली इसमें ये होता है कि जो इंटर्नशिप होती है ना, इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि कहीं कोई काम चल रहा है और आप उसमें हेल्पिंग हैंड होते हैं, काम कोई और जी कर रहा था, आप हेल्पिंग हैंड होते हैं। तो उसमें जी फिर क्या होता है कि आपको सीखने का मौका मिलता है। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आपको सीखने का मौका मिले। जी चलो एनीवे, अब हम इस क्लास को खत्म करते हैं क्योंकि हमजा भी शायद उसका इंटरनेट वगैरह बंद हो गया, चला गया। और मैं अभी शेयर कर लूंगा, अगर होगी तो फिर मैं कल बता दूंगा कल क्लास का। तो कल फिर हम अपनी स्ट्रक्चर के ऊपर चले जाएंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह डेवलप होना है। और फिर उसके बाद अब आप लोगों के पास जो है असाइनमेंट है कि आप गिम्प वगैरह को तेजी से कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपको इमेजेस चाहिए होंगी, जिन इमेजेस को आप लगाएंगे और लगा करके फिर उनको आप चलाना शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ओके।